Hello students, today I will discuss some more types of functions as I have already discussed several types of functions in my last video lectures. जैसा कि हमने आपको बेसिक कंसेप्ट देने के लिए कोशिश किया है हर फंक्शंस का, और आज हम कुछ और नए टाइप्स का फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। और नए टाइप्स का फंक्शंस को डिस्कस करने के लिए थोड़ी और कंसेप्ट की ज़रूरत है, उसको हम रिकैप करना चाहते हैं थोड़ी सी। जैसा कि हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शंस के बारे में देख चुके हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में देख चुके हैं, उसमें एक और थोड़ी सी कंसेप्ट हम लोग ले लें। जैसे सपोज करें कि ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? जैसे अब जैसे यहाँ पर हम लोग कोई भी अगर नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे इसमें जैसे एक्स भी एनी रियल नंबर अगर है, ठीक है ना, एक्स का मान हम लोग टेक कर सकते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिलहाल अभी हम लोग एक्स का मान 1 2 3 रखते हैं। रख करके हम लोग इसका एक क्या ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा देख लिया जाए। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सपोज करें 1 का फ्रैक्शनल पार्ट एंड देन आफ्टर कैलकुलेट इंटीजर वैल्यू इसका। तो चूँकि सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट हम निकालेंगे 1 का, तो फ्रैक्शनल पार्ट 1 का, तो चूँकि 1 में तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, 0 होगा, और 0 का इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं, मान लो 2 ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा इसका भी वही होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 का मतलब इसका मतलब 0 हो जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग ये देखते हैं। और दूसरा एक नंबर लेते हैं, जैसे x का मान हम डेसिमल में लेते हैं, जैसे 1.5 2.5 3.5। हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हम ले लिया जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सपोज करें 2.5 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, मेनी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5 एंड देन आफ्टर इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा, आपका 0.5 ही हो जाएगा, और इसका इंटीजर वैल्यू हम फिर ले लें, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसका ले लें, तो ये 0 आ जाएगा। तो हम लोग ऑब्जर्व ये करते हैं कि अगर x का मान इंटीजर रखें, हाँ, और एक डेसिमल के साथ नंबर, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट के साथ, जैसे कोई रियल नंबर 2.5 1.5, एक विदाउट फ्रैक्शन हम लें, यानी x अगर बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाई, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स। तब भी इसका जो वैल्यू आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट एंड देन आफ्टर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी ऑल्सो 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2.5 आपका है ना, 2.5, तो 2.5 में फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 आ गया, और इसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम ले रहे हैं, तो 0.5 का हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 2 है, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसमें तो 2.0 है, तो 0 ही इसका फ्रैक्शनल पार्ट हुआ। अब देन आफ्टर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 का क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये दोनों से निकालते हैं कंक्लूजन। एक और आपको हम लोग एक और कंसेप्ट हम लोग लेते हैं, जो हमको प्रॉब्लम बनाने के समय उसका कंसेप्ट का हम लोग यूज भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये सबको हमको देखते चलना है। और जैसे एक कंसेप्ट ये है कि सपोज एक्स बी एनी रियल नंबर एंड पी बी इंटीजर, पी बी एनी इंटीजर है। तो एक है आपका कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस पी, दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जैसे सपोज करें
कि ये दोनों हम लोग वेरीफाई करें कि ये इक्वल होता है कि नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एक्स इज द रियल नंबर प्लस इन एनी इंटीजर का जो वैल्यू मिलेगा वह फ्रैक्शनल पार्ट का जो एक्स का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही होगा जो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, सेम मिलेगा। इसका मतलब कि अगर हम सपोज करें कि x का मान अगर हम लोग पुट कर दें, जैसे मान लो x का मान 2.5 यूज कर लिया और p का मान हमने मान लिया 2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे करें, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो x का मान 2.5 प्लस इंटीजर वैल्यू हमने 2 ले लिया, ओके। और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलेगा 4.5, ठीक है। तो ये क्या मिला आपका, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट इसका आ गया 0.5। अच्छा, इसके बाद इसका राइट साइड हम लोग देख लें थोड़ा सा, राइट हैंड साइड में अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का तो हम वही मान लिए हुए हैं 2.5, तो 2.5 ये करली ब्रैकेट है, इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ये नोटेशन है ये आपका, दिस इक्वल टू, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5 मतलब 0.5, तो दोनों सेम चीज़ मिल रहा है आपका, देखिए यहाँ पर। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट बना आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस पी वेयर x बी एनी रियल नंबर एंड p विद एनी इंटीजर, देयरफॉर दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसमें आपका हम लोग एक प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें हमको ज़रूरत पड़ती है। जैसे प्रॉब्लम एक तो है कि इफ़ क्वेश्चन है, इफ़ curly bracket x and a square bracket x represents fractional and integral part of x, then find the value of fx is equal to integral value of x plus summation सिग्मा जो बोलते हैं p बराबर 1 to 100 curly bracket x plus p एंड डिवाइडेड बाई एक्स, व्हाट विद द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखिए, अभी जस्ट हमने पीछे आपको अभी डिस्कशन किया था उस कंसेप्ट के बारे में, उस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, सिंस वी नो डैट, आप सीधे लिखेंगे सिंस वी नो डैट वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपका p कहाँ पे मेंबर है, p बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, मैंने कोई इंटीजर्स नंबर है। सिंस वी नो डैट करली ब्रैकेट x प्लस p इज इक्वल टू करली ब्रैकेट यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जैसे अभी हम लोग डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर अगर आप इसको हम लोग ले करके चलें इसको, तब p का मान यहाँ 1 दें, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, p का मान 1 दें तो 1, फिर प्लस यहाँ पर फिर 2 दें, 3 दें, 100 तक चले जाएं अगर हम लोग, तो ये आपका इस तरह से बनेगा। देखिए ये आपका इस तरह से एक्सप्रेशन ये बनेगा, ये आपका होगा प्लस सिग्मा यानी समेसन। तो अगर हम p का मान 1 देते हैं तो x प्लस p डिवाइडेड बाई 100 एक टर्म हुआ, फिर प्लस लगाते हैं चूँकि समेसन मतलब प्लस, फिर p का मान 2 रखें अब, तो यहाँ p का मान 2 रख देंगे, तो ये आपका है करली ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट x, यहाँ पर x का मान 1 था, p का मान 1 था, p बराबर 1, तो p बराबर 1 रखा तो x प्लस 1 बाई 100 करली ब्रैकेट यानी फ्रैक्शनल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2 बाई 100 एंड दिस एंड सो ऑन 100 टर्म्स। देयरफॉर वी ऑब्जर्व हियर fx इज इक्वल टू ये आपका ग्रेटेड इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस, अब हम इसको x प्लस p, x प्लस 1, x प्लस 2, तो चूँकि यहाँ पर यही आपका थॉट्स कंसेप्ट लग रहा है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट करली ब्रैकेट में जो x है वही आ जाएगा, x प्लस 1 के लिए भी x प्लस 2 के लिए, तो ये आपका करली ब्रैकेट x और ये 100 प्लस फिर ये भी करली ब्रैकेट x बाई 100 एंड प्लस डॉट 100 टर्म्स तक ही जाएगा, एंड देयरफॉर fx इज इक्वल टू
ये स्क्वायर ब्रैकेट आपका है यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस, अब इसका अगर हम समेसन करें यानी करली ब्रैकेट एक्स बाई 100 प्लस करली ब्रैकेट 100, तो पहले 1/100 हम आउट कर लिया, बाहर कर लिया, तो ये करली ब्रैकेट एक्स प्लस करली यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड और 100 टर्म्स, ठीक है। तो ये आपका एफ एक्स इज़ नथिंग बट ये आपका इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस, अब चूँकि ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स फ्रैक्शनल पार्ट 100 टाइम तो जुड़ेंगे, तो 100 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो इसके बाद ये आपका हो जाता है फाइनली एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू एक्स और प्लस करली ब्रैकेट एक्स, करली ब्रैकेट ये आपका करली ब्रैकेट है यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अभी हम लोग पिछला लेक्चर में देखा होगा कि अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट आप प्लस इंटीजर पार्ट कोई ऐड कर दें तो दिस इज नथिंग बट क्या मिल जाता है, एक्स हो जाता है यानी रियल नंबर एक्स हो जाता है, यानी रियल नंबर में इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ये हम लोग पिछला क्लास में देखा होगा, पिछले लेक्चर में, कि ये चीज़ को हम इस चीज़ को हम लिखते हैं ये चीज़। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस इज फाइनली आंसर। एक दूसरा प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, उस पर भी हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यूज करके देखें। मैंने जैसे भी लिस्ट इन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एंड फ्रैक्शनल पार्ट का किस तरह से क्वेश्चन आपका रहता है, कैसे कॉन्सेप्ट को हम लोग उसमें यूज करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन हम लोग लें, जैसे सॉल्विंग के मामले में कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करना है, सॉल्व 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ हम तो बोल देते हैं कि दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन में आपका इंडिकेट किया रहेगा दिस मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल ये लिखना पड़ता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट, एंड दिस मीन्स इंटीग्रल पार्ट, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना, नहीं तो इसे पता नहीं चलेगा क्या चीज़ का है। तो हम अभी बोल रहे हैं कि ये दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज द करली ब्रैकेट एंड दिस इज द इंटीग्रल पार्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर इंडिकेशन करना पड़ता है क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करना है यानी एक्स का वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग वही कंसेप्ट, जैसे अभी हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट का जो फार्मूला देखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो उसी को कंसेप्ट में रखते हुए हम लोग इसको सॉल्व करें। जैसे इसका सॉल्यूशन होगा कि 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग एक्स को लिखा है ये चीज़, यानी इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड प्लस ये इंटीजर वैल्यू तो पहले से आपका है, ठीक है, सिर्फ हम इसको चेंज किया है और इसके लिए हमने क्या लिखा है, दिस वैल्यू, ठीक है, जस्ट अभी। तो ये हो गया एंड दिस इज नथिंग बट 4 टाइम्स आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आपका 2 टाइम्स, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये और ये दोनों ऐड होगा चूँकि सेम थिंग है, 2 टाइम्स इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इस चीज़ को हम इधर ला दें लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड दिस इज नथिंग बट चूँकि सेम चीज़ है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, दिस इज द वे एंड दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ से हम डिवाइड करें 2/3 कर लें और दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ओके। अब हम लोग कंसेप्ट ये लगाएं, कंसेप्ट ये है कि since we know that हम लोग क्या जानते हैं
कि 0 लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड दिस इज लेस देन 1। चूँकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो वैल्यू आता है या तो 0 आता है या 1 से उससे छोटा होता है, यही होता है, और हमेशा पॉजिटिव ही होता है उसका। एंड दिस इज नथिंग बट 0 लेस देन इक्वल टू 2/3 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 1। ये कैसे आ गया? ये जो चीज़ आपका है, ये चीज़ को सीधे यहाँ पर हमने पेस्ट किया है। देखिए यही वैल्यू था आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल 2/3 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, माने इसका वैल्यू ये आपको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस इनइक्वालिटीज़ में हमने इसका वैल्यू पीछे से ले आकर के पेस्टिंग किया है। एंड दिस इंडिकेट्स, अब चूँकि हमको इसको बिल्कुल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स हम निकाल लें, तो इसका मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई है, तो हम सारे दोनों तरफ हमने क्या किया, सब में हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3/2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 3/2 इंटू 2/3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन 3/2, चूँकि 1 इंटू 1। ठीक है, यानी 3/2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। जो Therefore, this is nothing but 0 लेस देन इक्वल टू ये 3/2 और ये 3/2 कैंसिल, तो ये दिस नथिंग बट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स दिस लेस देन 3/2। ओके, एंड therefore वी कंक्लूड डैट अगर ये इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स अगर आपका ये 0 के बराबर हो और 1 के बराबर हो, ठीक है, ओके, 0 हो या 1, 0 या 1 के, यानी 3/2 यानी 1.5, तो यानी 1.5 छोटा, तो मान लेते हैं 1 ले सकते हैं हम लोग, और ये इक्वल टू 0 है, तो 0 ले लिया या 1 ले लिया। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इफ़ अगर ये इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ले लें, तो इसका मतलब हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट तब क्या मिलना चाहिए, अगर इंटीग्रल वैल्यू इसका 0 मिल रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, एक सॉल्यूशन ये निकला। इफ़ अगर इंटीग्रल वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, सपोज करें तो 1 लेते हैं, तो इंटीग्रल वैल्यू अगर 1 ले लिया, तो यहाँ पर देखिएगा आप कि इंटीग्रल वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, आपका बैक आ जाइए, इंटीग्रल वैल्यू आपका यहाँ से इंटीग्रल वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं यहाँ पर, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिल जाएगा आपका, फ्रैक्शनल पार्ट आपका 2/3 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप इंटीग्रल वैल्यू 1 यहाँ पर रखें, ठीक है, यहाँ पर रख दें, है ना। तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, आपका 2/3 मिल जाएगा। अब जब 2/3 फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा, तो आपका यहाँ पर देखिए फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 2/3 तो फ्रैक्शनल पार्ट मिल गया, तो x इज इक्वल टू आपका क्या मिलना चाहिए, 5/3, ठीक है, 5/3, इससे 5/3। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने लिया था इफ़ x बराबर 0, अगर गेट इंटीजर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या मिल गया। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या मिल गया, अगर यहाँ 0 रख दें, तो 0 रख दिया, इंटीग्रल वैल्यू अगर हम x का मान अगर 0 ले लिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ये 0 हो गया। जब 0 हो गया, तो इसका मतलब x का मान 0 कैसे आ गया, तो चूँकि x का मान 0 तभी आता है जब इंटीजर वैल्यू ऑफ x आप प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ऐड कर देंगे, तो ये 0 + 0 बराबर 0। यहाँ भी वही चीज़ आपका है कि अगर x का मान निकालना चाह रहे हैं, तो x नथिंग बट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x प्लस करली ब्रैकेट यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा आपका x इंटीग्रल वैल्यू आपका कितना 1 लिया था, 1 प्लस और इसका वैल्यू क्या 2/3 लिया, तो ये हो जाएगा 5/3, इसी 5/3 एंड x बराबर 0, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो किस तरह से हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का कंसेप्ट को और उसका रेंज वैल्यू को भी हम लोग यूज किया है, क्योंकि रेंज वैल्यू हम लोग खुद पहले
पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि इसका रेंज वैल्यू क्या है। उसी रेंज वैल्यू पर हमने इसको प्रोसीड किया है और इसके बाद हमने कंक्लूजन निकाला है और कंक्लूजन निकाल करके हमने दो इक्वेशन बनाया और उससे हमने x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान निकाल लिया और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का मान निकाल करके हम लोग उसके बाद जो फार्मूला होता है उसे पुट कर दिया, x का मान निकल गया हमारा। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में देखें। जैसे कैलकुलस वगैरह में बहुत हम लोग यूज करते हैं उसको, जैसे इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ए फंक्शन f(x) is said to be an even function when f of माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन आपका x में अगर वेरिएबल में है अगर उस x वेरिएबल में अगर हम निगेटिव साइन अगर हम पुट कर दें और फंक्शन में कोई वैल्यू में चेंज नहीं हो, फंक्शन वही ओरिजिनल ही आ जाए, तो वैसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसा कि अभी हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था कि इसका ग्राफ भी देखा था, इसका डोमेन रेंज देखा था, इसका सिमेट्रिसिटी देखा था, सिमेट्रिक फंक्शन के इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम लोग कर दें तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट एफ एक्स। तो फंक्शन के अगर वेरिएबल में उसके इनपुट जो वेरिएबल हमारा x है उसमें अगर निगेटिव साइन अगर हम लोग उसमें प्लेस कर दें और प्लेस करने के बाद हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया ड्यू टू स्क्वायर के चलते ये आपका वही पॉजिटिव वही फंक्शन आपका आ गया अंडर एफ एक्स। तो वैसा फंक्शन अगर वेरिएबल में अगर निगेटिव करने के बाद भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं है तो वैसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलेंगे। और जनरली इवन फंक्शन जो होता है वह वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है इवन फंक्शन। ओके, इसके बाद हम लोग इसी में ले लें ऑड फंक्शन के बारे में थोड़ा देख लें। ऑड फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी an odd function when f of minus x is equal to minus of f x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेरिएबल में अगर हम x वेरिएबल में अगर कोई फंक्शन आपका है गिवन, उस वेरिएबल में हम इनपुट माइनस अगर कर दें, उसमें ऑपरेट कर दें, तो माइनस एक्स के चलते फंक्शन में पूरा अगर फंक्शन निगेटिव वैल्यू से चेंज कर जाए तो वैसे फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन बोलेंगे। जैसे आपका एग्जांपल हम लोग लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, एक्स क्यूब मान लेते हैं, है ना। ये क्यूब फंक्शन में हम लोग देखा था पिछले क्लास में, क्यूब फंक्शन का उसका ग्राफ देखा था, उसका डोमेन रेंज के बारे में भी हम लोग देखा था। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम कर दें, इनपुट माइनस एक्स कर दें, इन एक्स के जगह हम लोग माइनस एक्स कर दिया, तो हम लोग क्या देखते हैं कि माइनस एक्स का होल क्यूब एंड दिस इज माइनस एक्स क्यूब। और माइनस एक्स क्यूब का मतलब यहाँ पर हो गया माइनस ऑफ एक्स क्यूब, मतलब एफ एक्स, यानी पूरा फंक्शन निगेटिव से चेंज कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपका ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन जो हम लोग ये निकाला था, इसका ग्राफ देखा होगा इस तरह से, है ना। ये ग्राफ 0 है, 1 2, है ना, 1 2, ये 1 2, इस तरह से हम लोग जो ग्राफ देखा था इसका क्या होता था, यानी y बराबर एक्स क्यूब, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो था वह ये था आपका y बराबर एक्स क्यूब फंक्शन। तो क्यूब फंक्शन में आपको हमने क्या कहा था, इसका कर्व कैसे जाएगा वो सब बताए थे हमने कि इसका लोएस्ट डिग्री टर्म क्योंकि y बाजू यानी एक्स एक्सिस को टच करेगा ना, चूँकि y के पावर 1 है, x के पावर 3 है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म तो y हो, y बराबर 0 मतलब एक्स एक्सिस। तो ये कर्व ऐसे होके गया था, याद होगा आपको, ऐसे होके गया था और ऐसे फिर नीचे डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये आपका जो कर्व है ना,
ये कर्व आपका सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन या अपोजिट क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, और इसका ग्राफ हमेशा बिलो भी आता है, नीचे, है ना। ऑड फंक्शन में ग्राफ आपका बिलो द एक्स एक्सिस, और इवन फंक्शन में आपका ग्राफ ऑलवेज एबव एक्सिस, ठीक है ना, एबव एक्स एक्सिस। तो ग्राफ ऑलवेज एबव एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा, और एबव एक्स एक्सिस, एबव एक्स एक्सिस, ये हमेशा एबव एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ इसका बनेगा। और इवन ऑड फंक्शन में आपका सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन कहिए, चाहे आप अपोजिट क्वाड्रेंट्स कहें, अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ये रहा आपका ऑड फंक्शन, और ये हमेशा बिलो एक्स एक्सिस, क्या होता है, बिलो एक्स एक्सिस, इसका कर्व भी होगा, बिलो एक्सिस भी होगा, ऊपर भी जाएगा, तभी आपका सिमेट्रिकल होगा अपोजिट क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना, ये अपोजिट क्वाड्रेंट्स के हिसाब से होगा। तो ये आपका ऑड फंक्शन का एग्जांपल हुआ। और भी हम लोग बहुत सारा एग्जांपल देंगे, अभी तो हम लोग जैसे कॉन्सेप्ट के तौर पर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं कि एक एक प्रॉब्लम, एक एक एग्जांपल ले करके हम इसको कर रहे हैं। बाद में जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे फंक्शंस का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पर बेस्ड पर हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लोग टेक करेंगे, कंसेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग लेंगे, उसमें हम काफ़ी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें सारे ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, नाइदर ऑड नॉर इवन, और भी फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, सिग्नम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, वन फंक्शन के बारे में, वन टो फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, मेनी वन ऑन टो फंक्शन है, यानी इंजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, सब्जेक्टिव फंक्शन है, ये सारे फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो हम सोचते हैं कि 1 बाय 1 करके हम लोग कंसेप्ट करके चलें। लोगारिथमिक फंक्शन के बारे में बहुत से लॉग का कंसेप्ट आपके पास हम चाहते हैं कि पहुँचाएँ, कि लॉग का कंसेप्ट बिल्कुल ग्राफिकल, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और लॉग कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लॉग किस केस में डिफाइंड होता है, नहीं होता है, उस सारे चीज़ को हम लोग उसको एलोबरेट करने वाले हैं 1 बाय 1 करके। इसके बाद सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग उस पर डील करेंगे। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिग्नम फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नम फंक्शन? फंक्शन f is defined as fx is equal to mod of x by x, यानी absolute value of x divided by x when x not equal to 0, and this is equal, fx is equal to 0 when x is equal to 0. Finally fx is equal to ये आपका हो जाएगा 1, ये वैल्यू 1 होगा जब x का मान अगर आप देते हैं ग्रेटर देन 0, ठीक है, और अगर ये -1 होगा जब आपका x का मान आपका लेस देन 0, और ये 0 होगा जब x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। ये 3 पॉसिबिलिटी जिसकी बनती है सिग्नम फंक्शन का। तो इसको देखिए यहाँ पर 1 कैसे हो गया, x का मान 0 से बड़ा जैसे ही लीजिएगा तो ये तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, दैट मीन्स पॉजिटिव x मतलब मॉडुलस वैल्यू ऑफ x मतलब हमेशा x, और यहाँ पर x भी हो जाएगा तो x बाई x कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा, ओके। यानी अगर ये हम x का मान ग्रेटर देन 0 दें, सॉरी x ग्रेटर देन 0 दें, तो मॉड x तो आपका पॉजिटिव है तो x हो ही भी करेगा, और नीचे में भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो x हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अगर x का मान आप लेस देन 0 लेते हैं तो मॉड तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, x होगा, ठीक है, लेकिन -x हो जाएगा नीचे में, चूंकि x लेस देन 0 तो -x एक कट जाएगा, -1 आ जाएगा आपका, ठीक है, और ये 0 होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ जो बनता है, इसका जो डोमेन जो होगा, इसका डोमेन का मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन 0 भी ले रहे हैं, x का मान 0 भी ले रहे हैं, नेगेटिव भी ले रहे हैं, इसका मतलब डोमेन ऑफ, यानी डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन, दैट मीन्स fx इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स मतलब
ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से द मीनिंग ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ये रियल नंबर मैंने माइनस इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, आपका रेंज वैल्यू लेकिन जो निकलेगा रेंज ऑफ एफ एक्स, यह जो मिलेगा वह ये 3 ही मिलेगा, यानी आपका मिलेगा -1 0 और 1। दिस इज द सेट ऑफ रेंज वैल्यू, ये रेंज वैल्यू आपका यही मिलेगा। कुछ भी ले लीजिए, अगर नेगेटिव लेते हैं x का मान तो सारा रेंज वैल्यू आपका -1 आएगा, x का मान 0 लेते हैं तो रेंज वैल्यू इसका 0 मिलेगा। अगर x का मान पॉजिटिव लेते हैं, है ना, व्हाट बी द वैल्यू ऑफ x बट x ग्रेटर देन 0, देन वी गेट ऑलवेज रेंज वैल्यू 1, ओके, एंड दिस इज द रेंज वैल्यू, यानी इसका रेंज यही मिलेगा। इसका ग्राफ अगर हम स्केच करें तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस y एक्सिस एंड x एक्सिस, ओरिजिन, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये जो ग्राफ होगा जब x का मान अगर हम पॉजिटिव लें, यानी 1 2 2 3, यानी x ग्रेटर देन 0, तो ये जो हॉलो बनेगा, चूँकि ये आपका हॉलो होगा और ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, x का मान ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए हुआ, और ये आपका -1, यानी ये हो जाएगा आपका 0,1, चूँकि 1 पर आपका कंप्लीट नहीं आता, हॉलो स्फीयर बनता है, चूँकि ये लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना, लिमिट के केस में आ जाता है ना, तो इसीलिए इसका पूरा अप्रोच करता है 1 पर जाकर इसका ग्राफ, ठीक है। और ये नेगेटिव -0,-1 यहाँ पर आपका ग्राफ आएगा, और ये भी आपका हॉलो स्फीयर बनेगा यहाँ पर, और ये ग्राफ आपका इस तरह से इधर आएगा, यानी सारे नेगेटिव वैल्यू के लिए ये ग्राफ आपका बनेगा, यानी x लेस देन 0 के लिए, और 0 के लिए तो आपका यहाँ पर आपका बनेगा ही 0 पर ग्राफ आपका 0, x बराबर 0, तो ऑर्डिनेट वैल्यू भी 0 आपका है, ठीक है, ये आपका 0 होगा। तो दिस इज द भी हॉलो मार्क हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 0 पर है ग्राफ इसका। तो इस तरह से सिग्नम फंक्शन का आपने डोमेन देखा, उसका रेंज देख लिया, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। और भी हम लोग सिग्नम फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सिग्नम फंक्शन एक्चुअली, और भी हम लोग इसका काफ़ी कंसेप्चुअल बेस में हम लोग इसको देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट की थोड़ा सा हम ध्यान दे रहे हैं कि हर फंक्शन का एक बेसिक कंसेप्ट आपके पास आए, और धीरे धीरे हम उसको बिल्डअप करेंगे, ठीक है। हम अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन। लोगारिथमिक फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय लोगारिथमिक फंक्शन? सपोज ए फंक्शन f(x) is defined as f of x is equal to log of x to the base a, and this implied by x is equal to, and this is nothing but y. Suppose y is equal to fx and a के पावर आपका y। देखिए एक्चुअली लॉग के बारे में हम लोग बहुत इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये द वेरी स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये सारे चीज़ पर हम लोग काफ़ी विशेष ध्यान देना है कि लॉग फंक्शन को, लॉग को पहले हम लोग जाने, बहुत पिछले कक्षाओं में हम लोग क्लासों में देखा होगा लॉग क्या होता है, लॉग के बारे में लॉग का फार्मूला वगैरह है, वो सब हम लोग करेंगे एक्सप्लेन। पहले हम लोग यहाँ ये देखें कि लॉग जो हम लोग डिफाइन जो किया है, y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू दी बेस a, बेस यहाँ पर a है और x का आपका कोई रियल नंबर है, लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन अभी बताएंगे। जस्ट लॉग एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि आपने देखा कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू दी बेस a, मतलब a का पावर का कितना रेज करें कि वह x वैल्यू मिले, दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉग, ओके। यानी a का, यानी बेस जो a है, तो a का कितना पावर हम रेज करें कि उसका वैल्यू आपका x मिले, दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू दी बेस a मीन्स x इज इक्वल टू, यानी दिस वैल्यू, यानी इसी का लॉग निकालना हमको है, दिस इक्वल टू इस a का बेस जो a है, इसका पावर कितना हम, ये y जो पावर है कितना रेज किया जाए कि ये वैल्यू x मिले, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉग। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी सी कि वेयर x का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ओके, एंड a नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये जो बेस है ना 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, a का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है।
एक्स का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए और ए का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये दोनों चीज़ पॉजिटिव होना चाहिए पहली बात। और ए का मान पर एक और रिस्ट्रिक्शन है कि वह 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम लोग इतना बात को समझें कि ये log ऑफ x टू द बेस a है, तो ये बेस a है वह 0 से बड़ा होना है पहला नंबर। इसके बाद उसको 1 के बराबर नहीं होना है, तो क्या होना है, 1 से बड़ा ही नंबर लेना है। इसके बाद जिसका log निकालना है, log ऑफ x, तो ये x जो है, ये x हमेशा रियल नंबर है, तो रियल नंबर का मान x का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग निकालें और उसको देखें कि इसका डोमेन, इसका रेंज, इसका क्या होता है, ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्शन जो आपका ये जो लगा हुआ है, उस रिस्ट्रिक्शन को पहले हम लोग देख लें कि इसका क्या होता है। फार्मूला के हिसाब से आपका ये कैसे कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग 2 केस बनाते हैं। केस वन हम लोग लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a व्हेन a ग्रेटर देन 1 एंड x का मान 0 और 1 के बीच में लेते हैं। यानी पहला केस हम लोग एक बनाते हैं कि अगर बेस 1 से बड़ा हो और x का जो हम लोग ले रहे हैं x वैल्यू वह 0 और 1 के बीच हो, तो इस केस में हम लोग थोड़ा इसको देखें कि इसमें क्या होता है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा कोई नंबर हम चूज कर लें, तो उसमें क्या होना चाहिए। इसमें जैसे हम एक चूज कर लिया कि a का मान हमने चूज कर लिया 2 और x का वैल्यू हमने चूज कर लिया 1/2। a का मान 1 से बड़ा 2 ले लिया, x का मान हम 0 और 1 के बीच में 1/2 1 ले लिया। तो अब हम लोग डिफ़ाइन करें कि y बराबर जो log ऑफ x टू द बेस अगर आपका a है, तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए, यानी वैल्यू माने इसका ऑर्डिनेट वैल्यू, log का वैल्यू क्या आएगा। log ऑफ x टू द बेस a है, अगर a का वैल्यू अगर 2 ले लिया, चूज कर लिया और x का मान 1/2 चूज कर लिया, तो आपका आएगा log ऑफ 1/2 टू द बेस आपका 2 है। तो अभी हमने डिफ़ाइन किया था log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू वाई, दिस इज नथिंग बट a जो बेस है उसके पावर y आपका रेज कर जाएगा और दिस बिकम्स x। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ दिस, तो 2 के पावर y इज इक्वल टू 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2 के पावर y इज इक्वल टू 2 के पावर -1। तो देखिए बेस दोनों सेम हो गया, तो y का मान -1 यहाँ बता रहा है। y का मान -1 का मतलब हुआ कि log ऑफ 1/2 टू द बेस 2 का वैल्यू जो आ रहा है -1 आ रहा है, यानी लेस देन 0, निगेटिव आ रहा है। अगर ये केस हो गया आपका। सेकंड केस में अगर हम लोग ये डिसाइड करें कि सेकंड केस में अगेन हम लोग बेस को हमने फिक्स कर दिया है 2। अब x का वैल्यू जो है हम जस्ट x से बड़ा लेते हैं, सपोज करें x ग्रेटर देन 1 लेते हैं। इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 का मतलब आप x का मान चूज कर लिया, मान लिया सपोज कीजिए हम 4 चूज कर लिया, ठीक है। एक 1 से बड़ा है, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 4 ही ले लिया, मान लिया सपोज कर ले। तो इसका क्या होना चाहिए, y बराबर log ऑफ बेस तो फिक्स है 2 और ये 4 हो गया, ठीक है, ओके। एंड दिस इज नथिंग बट, अब ये 2 के पावर y रेज करेगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये y है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देखें कि 2 के पावर y इज इक्वल टू, इसको 4 को मिल सकते हैं 2 के पावर 2, तो बेस दोनों में सेम हो गया। y का मान कितना आ गया आपका, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 2। तो y बराबर 2 का मतलब कि ये पूरा वैल्यू आपका 2 के बराबर आ गया। दिस मीन्स log ऑफ 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका क्या मिला, आपका ई ग्रेटर देन 0 मिला। कब मिला ग्रेटर देन 0, जब उसका बेस अगर a ग्रेटर देन 1 हो और x का मान आपका 1 से बड़ा ले रहे हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है, और x का मान अगर हम 1 से छोटा नंबर ले रहे हैं तो वह निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, तो प्लॉट इस तरह से ग्राफ इसका देखिए, इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, जैसे ये आपका ग्राफ हो गया। अब ये ओरिजिन हो गया और ये वाई एक्सिस एंड देखो ये एक्स एक्सिस, ओके। और ये हो गया, सब कुछ करें हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका भी मान लेते हैं कि 1 और यहाँ -1 सपोज करें।
अगर हम इसका ग्राफ स्केच करें ऑन द बेसिस ऑफ ये जो केसेस है, इस पर हम लोग ये देखें कि इसका ग्राफ जो है 1 पर आ करके कट करेगा और देखिए ऐसे आएगा, इसका ग्राफ थोड़ा सा कर्व आएगा और ये ऐसे आएगा। यानी जैसे जैसे हम 1 से छोटा नंबर लेते हैं x का वैल्यू डोमेन में उसका और अप्रोच करते हैं, तो ये ऑर्डिनेट वैल्यू इसका निगेटिव की ओर जाना शुरू है। देखिए यहाँ पर x का मान जैसे जैसे हम 1/2 लिया, 1/3, 1/2 और भी हम छोटा नंबर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आपका ऑर्डिनेट वैल्यू निगेटिव आएगा। और जैसे ही 1 से हम ज़्यादा नंबर लेना शुरू करेंगे, ऑर्डिनेट वैल्यू आपका पॉजिटिव की तरफ भागेगा और ये 1 पर आकर के ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, यानी ये आएगा आपका कोऑर्डिनेट इसका 1,0। यानी 1 से जैसे ही हम बड़ा नंबर लेंगे, ये 2, 3, 4, 5, तो ये आपका ऑर्डिनेट वैल्यू आपका ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। और 1 और 0 के बीच में, यानी 1 से छोटा जो भी नंबर लेंगे तो ऑर्डिनेट वैल्यू आपका ये मिलेगा और ये मिलेगा। ओके, तो सपोज करें कि अगर ये मान लेते हैं कि आपका ये वैल्यू एक पॉइंट लेते हैं, x1 मान लेते हैं पॉइंट, ठीक है, ये x1 पॉइंट हो गया, और ये मान लेते हैं कि आपका x2 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ हम ये ऑब्जर्व करें कि x1 जो है वह x1 छोटा है x2 से। देख ही रहे हैं आप ग्राफ में कि x1 के बाद ही x2 है, तो x1 छोटा है x2 से। दिस इम्प्लाई इसका जो वैल्यू मिलेगा, यानी फंक्शन का वैल्यू fx1 पर, वह आपका छोटा वैल्यू मिलेगा, यानी निगेटिव वैल्यू मिलेगा, और ये वैल्यू ऑर्डिनेट वैल्यू बड़ा मिलेगा fx2। यानी दिस इम्प्लाई, इसको ऐसे लिखें, x1 लेस देन x2, यानी ये जो पॉइंट आपका x1 पॉइंट ये लिया है, वह x1 पॉइंट कहाँ पर है, 0 और 1 के बीच में है। x2 पॉइंट कहाँ है, वह आपका 1 से आगे का वैल्यू है, यानी 1 से बड़ा नंबर के लिए हम लिया है, ये 4 ही मान लेते हैं x2 की जगह, और इसके जगह हम 1/2 मान लेते हैं x1 की जगह, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया x1 पर कैलकुलेट करके, वह आपका एक आया आपका निगेटिव वैल्यू इसका मान, ठीक है ना। ये लॉग का है वैल्यू, लॉग एट द पॉइंट x बराबर 1/2 पर है, तो ये निगेटिव, और ये भी ये आया पॉजिटिव, तो निगेटिव लेस देन पॉजिटिव, ऑलरेडी क्लियर आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो log ऑफ ax1 लेस देन log ऑफ x2 टू दी बेस a, ये तो आपका फिक्स है, x1 x2 पॉइंट को हम वेरी करा रहे हैं, तो ये वैल्यू आपका ऑर्डिनेट वैल्यू, ये जो वैल्यू होगा और ये वैल्यू छोटा होगा इससे, ठीक है, ये वैल्यू ऑर्डिनेट वैल्यू से, ठीक है। तो ये हो गया fx2 एंड दिस इज द f ऑफ x1। f ऑफ x1 का मतलब कि वो log का वैल्यू एट द पॉइंट 1/2, x1 मतलब 1/2, और x2 का मतलब क्या हो गया आपका 4 ले लिया। यही आपका सपोज करें कि x1 है, ये x2 है, तो f ऑफ x1 एंड दिस इज द f ऑफ x2, ये वैल्यू मिला। f ऑफ x2 का वैल्यू क्या मिला आपका, y बराबर 2, दिस इज द y, यानी दिस इज द y2, यहाँ पर y2 भी लिख सकते हैं हम, पूरा वैल्यू y2, एंड दिस इज द y1 लेस देन y2, और y1 को हम इंडिकेट कर दिया, ये आपका y1 हुआ, ठीक है। ओके, ये y1 ऑर्डिनेट वैल्यू किस पॉइंट पर मिला आपका, x बराबर 1/2 पर मिला, और ये वैल्यू आपका y2 मिला, और ये किस पर मिला वैल्यू आपका x बराबर 4 पर, ठीक है। तो देख रहे हैं हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे पॉइंट अगर 1 की तरफ आपका बढ़ रहा है, यानी 1 तक, तो ये आपका 0 हो जाए, log 1 का वैल्यू 0 होता है। कैसे होता है देख लीजिए थोड़ा सा आप, log ऑफ 1 टू दी बेस मान लेते हैं, कुछ भी हम मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं कि log 1 का वैल्यू टू दी बेस 2 अगर है, या कोई बेस आपका है, ये वैल्यू कितना होगा p, तो हमको ये p निकालना है, तो देखिए कैसे होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर p इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको हम लोग इस बेस के फॉर्म में इसको अरेंज करना चाहते हैं, तो 1 तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ बेस 2 है, तो 2 के पावर 0 करने में क्या दिक्कत है, 2 के पावर 0 करें, 3 के पावर 0 नहीं करेंगे, 3 के पावर 0 भी 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि बेस 2 है, तो यहाँ भी हम 2 करेंगे कोशिश, तो 2 के पावर 0, तो इसका मतलब ये बेस और ये बेस सेम है, तो p बराबर 0, यानी ये हो गया आपका 0 वैल्यू। तो log ऑफ 1 टू दी बेस 2 एनीथिंग पावर ऑफ एनी बेस, यहाँ पर कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेस आपको फिक्स कर दिया 2, तो 2 ले लिया, तो यहाँ पर p का मान 0, यानी log 1 का वैल्यू, अब बेस आपका 2 है, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये आपका। तो यही चीज़ आपको यहाँ बताएं कि ये कट करेगा x एक्सिस को एट द पॉइंट 1,0, यानी ऑर्डिनेट वैल्यू 0 होगा, और x का मान जैसे ही हम 1 पुट कर देंगे, x का मान 1, तो आपका ये आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का, 1,0, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखें, अब इसका केस 2 हम लोग इसको देखें, केस 2 में क्या होता है। केस 2 में हम लोग देखें
कि y बराबर log ऑफ x टू दी बेस a है और इसमें हम लोग फिक्स कर रहे हैं 0 लेस देन a लेस देन 1, ठीक है। a का मान, बेस का मान 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं और आपका x का जो वैल्यू है वह 0 लेस देन x लेस देन 1, ये एक बनाए हम लोग, है ना, कि बेस का जो हम लोग रेंज ले रहे हैं वो 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं और x का जो रेंज ले रहे हैं 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे और किस तरह से होता है। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग x का मान कोई भी चूज कर लें, x का मान चूज कर लिया, मान लिया जाए आपको x बराबर 1/2 चूज कर लिया और a का वैल्यू भी हम चूज कर लिया, आपको कौन चीज़ 1/2 चूज कर लिया हमने। तो y बराबर क्या है आपका फंक्शन लोगन, x log ऑफ x टू दी बेस a है, तो यहाँ पर y बराबर क्या आना चाहिए, देखिए हम लोग log ऑफ 1/2 टू दी बेस 1/2 है, ठीक है। तो रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, 1/2 के पावर y रेज करेगा और ये बराबर 1/2 हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर माइनस y, ये 2 के पावर -1 होगा, -1 इंटू y माइनस y और यहाँ पर 2 के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, 2 के पावर 1 हो जाएगा एंड देयर फोर। अब ये जो है, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं इसको हम लोग कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 के दोनों में बेस सेम है तो -y इज इक्वल टू -1 एंड देयर फोर y इज इक्वल टू 1, या ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्टली 1/2 के पावर y है ना, तो 1/2 के पावर यहाँ 1 कर सकते थे, ऐसे भी बेस सेम हो गया दोनों का, उस केस में भी y बराबर 1 आएगा। y बराबर 1 का मतलब कि ये जो log ऑफ 1/2 टू दी बेस 1/2 है इसका 1 आ रहा है, कब आ रहा है 1, यानी पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, कब मिल रहा है, जब हम a का मान 1/2 और x का मान 1/2, यानी x का मान 1 से छोटा ले रहे हैं और बेस को हमने फिक्स कर दिया 1/2, ठीक है, 0 और 1 के बीच में ले लिया तो 1/2 ले लिया और x का मान 1/2 ले लिया यानी 1 से छोटा ले लिया, तब उस केस में ऑर्डिनेट वैल्यू जो मिल रहा है वह आपका पॉजिटिव मिल रहा है। इसके बाद अगर हम जैसे ही x का मान 1 से ज़्यादा ले, ठीक है, उस केस में क्या होगा, और बेस को हमने वही रखा है 1/2, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी y बराबर log ऑफ अब हम x का मान 1 से बड़ा ले रहे थे 4 ले लिया और 1/2 बेस फिक्स है आपका, तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर y इज इक्वल टू 4, ठीक है, 1/2 के पावर y इज इक्वल टू 4 हो गया और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर y इज इक्वल टू 2 के पावर 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर -y इज इक्वल 2 के पावर 2। अब देखिए यहाँ बेस सेम हो गया तो आपका y बराबर 2 एंड दिस इज नथिंग बट y बराबर -2 आ गया, यानी log ऑफ 1/4 टू दी बेस 1/2 इज इक्वल टू -2, यानी लेस देन 0, निगेटिव। तब इसका हम लोग ग्राफ स्केच करके देख लें ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वह इस तरह से बनेगा, देखिए 0 और ये हम मानते हैं 1 और ये आपका मानते हैं 1 और ये x एक्सिस है ना, ये 2 हो गया, इसी तरह से -1 -2 और ये y एक्सिस। तो इसका ग्राफ जो आएगा वह स्टार्टिंग में देखिए आपका पॉजिटिव मिल रहा है, यानी आपका 0 और 1 के बीच में जो नंबर x का जो ले रहे हैं, डोमेन का पॉइंट जो आप ले रहे हैं 0 और 1 के बीच में, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, यानी ऑर्डिनेट वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है और इसका ग्राफ ऐसे आएगा, देखिए ऐसे आएगा और इसको कट करके फिर आपका ये निगेटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो देखिए आप ये जो है जैसे जैसे 0 के क्लोज आएगा तो log 0 अनडिफाइंड हो जाता है, यानी इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। देखिए पहले में स्टार्टिंग में आप जैसे जैसे 0 की ओर क्लोज आएंगे, x का वैल्यू 0 की ओर क्लोज लेंगे तो इसका वैल्यू जो ग्राफ है काफ़ी ऊपर की ओर जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप जानते भी log 0 अनडिफाइंड होता है, ठीक है, वो भी हम दिखा देंगे आपको कि log 0 अनडिफाइंड कैसे होता है। और जैसे 1 से जैसे ही बड़ा ले रहे हैं, चूँकि बेस आपका तो फिक्स है, बेस आपका हमने लिया है 1/2 और लेकिन 1 से x का वैल्यू 1 से आगे जो प्रोसीड करते हैं हम लोग, तो वह आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ, यानी ऑर्डिनेट वैल्यू आपका क्या मिल रहा है, निगेटिव में जा रहा है। तो सपोज करिए x2 है और ये आपका मान लेते हैं आपका ये x1 पॉइंट है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर x1 लेस देन x2 है, चूँकि x1 तो यहाँ है और x2 यहाँ पर है, तो x1 नेचुरली पॉइंट छोटा पॉइंट है और x2 बड़ा पॉइंट है, बड़ा नंबर है, ये छोटा, दिस इम्प्लाई
आप ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू एट f(x1) पर ये ग्रेटर देन मिलेगा f(x2) पर, यानी लॉग का जो वैल्यू x1 पर जो निकाला था हमने, आप गौर कीजिए x1 पर क्या निकाला था, आप x1 पर लिया था आपने 1/2 लिया था, 1/2 x1 हो गया सपोज करें, और उसका y1 वैल्यू आपको मिल गया 1 पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। इसके बाद x का मान हमने 4 लिया यानी x2, इसको x2 बोले, और y2 आपका क्या मिला, निगेटिव मिला, तो निगेटिव आपका हो गया ये x2 पर पॉइंट पर, यानी 4 पॉइंट जो लिया था 4 लिया था, जो वैल्यू x बराबर 4, तो ये आपको ये मिल रहा आपको। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि आप बेस के हिसाब से आप देख लीजिए कि बेस को हम कैसे फिक्स करें, एक्स का डोमेन पर कितना रिस्ट्रिक्शन कैसे हम लगा रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं उसको, कैसे ग्राफ आपका निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ हो गया, और यहाँ पर देखिए ये आपका ग्राफ जैसे यहाँ से ये जैसे जैसे पॉइंट बढ़ाते जा रहे हैं तो ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर जाना शुरू होता है, जैसे जैसे पॉइंट को बढ़ाते जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग मिल रहा है। तो ये दोनों ग्राफ से आप ये ऑब्जर्व करें कि डोमेन का पॉइंट हम जब भी ले रहे हैं ज़ीरो को छोड़ के, चूँकि ज़ीरो पर लॉग ज़ीरो अनडिफाइंड हो जाता है, तो ज़ीरो को छोड़ के कोई भी आप नंबर ले लीजिए, ठीक है, एनी नंबर, और ठीक है, इसमें भी ज़ीरो को छोड़ करके एक्सक्लूड करके कोई भी नंबर ले लीजिए, दोनों पिक्चर में देखिए आप। इसके बाद आप देखेंगे कि ऑर्डिनेट वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, निगेटिव भी मिल रहा है और पॉजिटिव भी मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) दैट मीन्स लोगैरिथमिक फंक्शन, यानी f(x) इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, है ना। इसका क्या होगा, ये आपका ओपन इंटरवल ज़ीरो से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, यानी ज़ीरो को छोड़ करके, चूँकि ज़ीरो पर लॉग डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड हो जाता है, देखिए आपको बता ही दिए, और ज़ीरो से ऊपर जाइए तो आपका वही आपका वैल्यू मिलना शुरू होता है, डिफाइंड हो जाता है। तो इन्फिनिटी यानी ज़ीरो और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं डोमेन का पॉइंट, निगेटिव नहीं ले सकते हैं, लॉग निगेटिव डिफाइंड नहीं हो पाता है, वो भी हम दिखलाएंगे, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। लॉग ज़ीरो पर अनडिफाइंड हो जाता है, निगेटिव पर अनडिफाइंड हो जाता है, कैसे होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद रेंज जो वैल्यू आपको मिलता है, यानी रेंज ऑफ f(x) दैट मीन्स log ऑफ x टू द बेस a का जो रेंज वैल्यू मिलता है वह आपको मिलता है ऑल रियल नंबर, क्योंकि हर रियल नंबर को कवर कर रहा है, ओके, ऑल रियल नंबर आर, ठीक है, सारा नंबर आपका कवर कर रहा है। देखिए इधर भी आपका ऑर्डिनेट वैल्यू आपका पूरा आपका जा रहा है ना, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इधर आपका निगेटिव यानी पॉजिटिव मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और इधर भी आपका निगेटिव की तरफ भी आपका कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ कर रहा है, तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर को इसका रेंज वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लॉगरिथमिक फंक्शन किस तरह से किस पॉइंट पर डिफाइंड होता है, किस पर अनडिफाइंड हो जाता है, और इसमें जो भी कंसेप्ट है उसमें हम लोगों ने देखा, और उसका रेंज और डोमेन की बात हमने किया, उसका ग्राफ का नेचर को देखा किस तरह से है। तो हम लोग इस तरह से हर डिफरेंट फंक्शंस का एक बेसिक कंसेप्ट हम लोग डेवलप करने का मेरा एम है, और हम कोशिश करते हैं कि फिर अगले वीडियो लेक्चर में अनदर टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात हम लोग करेंगे, और उसमें हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो फार्मूला है उस फार्मूला को रख करके उस पर जो भी प्रॉब्लम्स है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है कि लॉग कैसे हम लोग निकालते हैं, वो सब हम लोग करेंगे। छोटे छोटे प्रॉब्लम जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में हम आपके लिए नए वीडियो के साथ नए अनदर टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अनदर टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आपके पास जो हमारे पास और है फंक्शन, जैसे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1 फंक्शन, 1 अंटो फंक्शन, इसके बाद मेनी 1 अंटो फंक्शन, इसके बाद इनटू फंक्शन, ये सारे बातें करेंगे, और वह कौन सा फंक्शन 1 है, अंटो है, उस पर डिस्कशन करेंगे। 1 होने के लिए क्या कंडीशन होता है, अंटो होने के लिए क्या कंडीशंस होता है, इनटू होने के लिए क्या कंडीशंस होता है, उसके लिए हम लोग ग्राफिकल भी देखेंगे, और उस पर जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकता है उस पर हम देखेंगे। पीरियोडिक फंक्शन के बारे में देखना है, पीरियोडिक फंक्शन भी बहुत ही कंसेप्चुअल है, उससे बहुत सारे पीरियोडिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस चूँकि जैसे हम पढ़ाएंगे इसके बाद हम लेक्चर में देंगे, उसके बाद हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के बारे में देखेंगे। क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि कोई फंक्शन रिपीट करता है कितने इंटरवल के बाद, तो चूँकि एक रिपीटिशन ऑफ कर्व होता है, तो उसमें हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि
आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है वह कोई आगे जाकर के कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो उसकी पीरियोडिसिटी हम लोग देखेंगे। और भी टाइप्स का हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे पीरियोडिसिटी पर, और वन वन फंक्शन, अंटो फंक्शन, उसी का इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये सारे पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और काफ़ी कंसेप्ट हम लोग डेवलप करेंगे धीरे धीरे, और उस पर हम लोग बहुत कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स उस पर आए, और ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट काफ़ी अच्छा डेवलप। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से बहुत फ़ायदा उठाएंगे, और फ्रॉम वेरी बिगनिंग से आप देखें अगर वीडियो, तो आपको अच्छा एक क्लू बनेगा और अच्छा आपका कंसेप्ट बढ़ेगा, और कंपटीशन में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका कंपटीशन में जो भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स रहता है वो आप देख करके भी आप उस कंसेप्ट को यूज करके आप निकाल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं।